स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी खुश खबर निकल कर के आई है राजस्थान से। राजस्थान में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है सभी ब्रांचों के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों जो कोर ब्रांच इंजीनियरिंग की उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी निकल कर के आई है काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में, और 2 महीने बाद उसका एग्जाम भी है। तो राजस्थान में ये अभी विज्ञापन रिलीज हुआ है 26 नवंबर को। इसमें एक वैकेंसी आई हुई है, और वैकेंसी जो आई है उसमें आपकी बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए आई है ये वैकेंसी। और वैकेंसी जो है वो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत आई है। अब चूंकि राजस्थान में दो एरिया होते हैं, एक होता है आपका नॉन टीएसपी और एक होता है आपका टीएसपी। टीएसपी खासकर आपका जैसे बूंदी वाला जो एरिया होता है, जो संरक्षित क्षेत्र होता है, इसको शहरिया क्षेत्र भी बोलते हैं, उनके लिए वैकेंसी ये है। और ये ओपन वैकेंसी है सभी के लिए, ऑल स्टेट और ऑल ओवर इंडिया है ना, तो ऑल इंडिया एलिजिबल है। इसमें से जो वैकेंसी है उसमें से पहली जो वैकेंसी है ये आपकी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत आई है, जिसको शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें आपकी 27 वैकेंसी जो है वो आपकी जेई की है। ये सारी पोस्ट कौन सी है? जेई वाली है, सारी वैकेंसी जेई की है। बीटेक से है ये, और ये आपकी किससे? डिप्लोमा से 5 वैकेंसी, टोटल 36 और 8। उसी तरीके से बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इसमें 21 वैकेंसी है, और टोटल विद टीएसपी 23 होगी। अब ये तो टीएसपी वालों के लिए होगी, तो इनको तो आप ध्यान नहीं भी दे तो भी कोई ज़्यादा वो खास बात नहीं है इन पे, क्योंकि इन पे आप फॉर्म भर ही नहीं सकते बगैर टीएसपी वाले। जो टीएसपी एरिया होता है, और टीएसपी एरिया हो गया आपका जो शहरिया क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, बूंदी वगैरह वाला इलाका जो रहता है। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा से वैकेंसी आपकी 5 वैकेंसी। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग। इसमें आपकी देखो वैकेंसी अच्छी है। बीटेक सिविल से है आपकी 101 वैकेंसी है, और बीटेक डिप्लोमा से 97 वैकेंसी है। लेकिन इसमें मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वो बीटेक से 4 है, और डिप्लोमा से कितनी है? 10 है। इसमें मैकेनिकल वालों के लिए है। इसके बाद में एक डिपार्टमेंट और आता है आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसे PHED कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED। इसमें आपकी वैकेंसी बीटेक सिविल से 15 है, डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी इसमें 135 है। और ये कंबाइंड जिसमें दोनों लोग भर सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले इस पोस्ट पर, वो है आपकी 10 वैकेंसी है, बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से। यहाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए है 46 वैकेंसी। ठीक इसी तरीके से जो आपका लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट होता है, LSD बोलते हैं इसको, स्वायत्त शासन विभाग, है ना, तो इसमें बीटेक सिविल से 55 वैकेंसी है, डिप्लोमा से 14 वैकेंसी है, इलेक्ट सिविल से आपका डिग्री वाले की जो है इसमें। दूसरा आपका जो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड होता है, इसमें आपकी बीटेक सिविल से 6 वैकेंसी है, डिप्लोमा से 22 है। एक ये डिपार्टमेंट अच्छा है, पंचायती राज विभाग, PRT बोलते हैं इसको, PRD, पंचायती राज डिपार्टमेंट। इसमें सिविल और एग्रीकल्चर से जो बीटेक है वो उनके लिए वैकेंसी इसमें 240। ठीक है, इसका एग्जाम अलग से होगा। इन सभी पोस्ट का एग्जाम एक साथ होगा। टोटल इसमें 9 डिपार्टमेंट है, उनमें से 8 डिपार्टमेंट की एग्जाम एक साथ होगी। एक डिपार्टमेंट ये वाला जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट वाला, इसकी एग्जाम अलग से होगी, जिसका पेपर कंबाइंड आएगा। उसमें सिविल वालों को आगे देखेंगे हम, सिलेबस है ना, ये करना पड़ेगा। 240 वैकेंसी है, और 41 इसकी है आपकी टीएसपी की, 281 वैकेंसी है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये जो एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं कि इसमें पूरे 240 पोस्ट पर सिविल वाले क्वालिफाई कर जाए तो सारे के सारे वो लग जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि इसमें से लगभग 120 वैकेंसी जो है वो बीटेक सिविल वालों के लिए, और 120 वैकेंसी किसके लिए? बीटेक एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ठीक है, इसी में आपकी डिप्लोमा से भी वैकेंसी है 157, जो सिविल से ही डिप्लोमा है, इसमें एग्रीकल्चर का डिप्लोमा से कोई लेना देना नहीं है। और टीएसपी की 28, टोटल 185 वैकेंसी है। ऐसे करके कुल 6 डिपार्टमेंट में 1111 वैकेंसी है ना, जिसमें से 970 ओपन है, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल, और 141 राजस्थान का एक इलाका होता है, उसको टीएसपी बोलते हैं, शहरी क्षेत्र, उन इलाकों के लोगों के ही स्टूडेंट के लिए है। अब इन सभी के लिए फॉर्म एक लगेगा, आपको दो दो फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फॉर्म लगेगा। थोड़ा सा आपको इसमें से फॉर्म भरने से पहले कुछ आपको जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप गड़बड़ कर देंगे। आप ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट की है, इन सभी में आप वहां पर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देंगे, और आपकी जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से
डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से फिर आपको वहां पर लिया जाएगा, है ना। अगर कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता मतलब जेई के अलग अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो आप चाहते हैं कि सर ये अलग अलग संवर्ग जो है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में आप फॉर्म देना चाहते हैं, एग्जाम एक ही दिन होगा, है ना। हालांकि डेट अलग अलग दी हुई है इनकी, है ना, जेई सिविल वालों के लिए। तो ये आपका ये जो डिपार्टमेंट है ये दे रखा है, इनके लिए आप चाहें तो एक फॉर्म भी लगा सकते हैं या अलग अलग फॉर्म भी लगा सकते हैं, है ना। ये दे रखा है ना, अलग अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप चाहते हैं कि सर इस कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिल कीजिए, आप चाहते हैं इस कैटेगरी का फॉर्म भरना तो ये भी भर सकते हैं। मतलब आप 6 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, आपकी जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी अवेलेबल है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उतने फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स अलग अलग डेट में होंगे, है ना, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 डिपार्टमेंट के लिए 6 अलग अलग फॉर्म भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ओवरऑल मेरिट नहीं बनेगी पूरे 6 डिपार्टमेंट के एक साथ, हर एक उसकी डिपार्टमेंट की अलग अलग मेरिट बन सकती है। इसके अलावा इन्होंने क्या दे रखा है सर, देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या दे रखा है, अगर कोई सिलेक्शन हो जाता है ना इन पदों पर, जिसके बाद डिपार्टमेंट और बोर्ड में या सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह ये जो दे रखे राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचायत राज विभाग में पदस्थापन चाहता है तो उसे संबंधित विभाग की वरीयता प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना होगा। मतलब उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो चाहता है कि सर मुझे इस डिपार्टमेंट में दिया जाए, तो वो आपको डिपार्टमेंट का प्रीफरेंस वो आपको फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ेगा, है ना। ये दे रखा ना, आवेदन के समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए 6 डिपार्टमेंट है और आपने उनका सीक्वेंस जो भी भरा 1 2 3 4 5 6 भरा, अब इसमें आप करेंगे क्या, पहले नंबर पर जो डिपार्टमेंट भरोगे और आपकी जो मेरिट बनेगी, अगर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको पहले डिपार्टमेंट की मेरिट की कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आपको पहले नंबर पर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दी जाएगी। अदरवाइज आपको लग रहा है कि उसमें मेरिट ज्यादा गई है, सिलेक्शन तो हो गया आपका, लेकिन अब मेरिट में जो आपने डिपार्टमेंट जो प्रीफरेंस जो चूज किए थे उनमें 1 नंबर पर जो डिपार्टमेंट भरा था आपने, जैसे पीडब्ल्यूडी भर दिया, तो उसमें आपकी अगर कट ऑफ है उतनी लायक तो आपको उसमें पोस्टिंग मिल जाएगी, अदरवाइज आपको दूसरे में मिलेगी। तो आप पोस्ट प्रीफरेंस थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि सिलेक्शन में आपका ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। पोस्ट प्रीफरेंस आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट प्रीफरेंस कैसे करते हैं ना। अगर आपने डिपार्टमेंट प्रीफरेंस इस क्रम में भर दिया कि उसकी मेरिट ज्यादा जारी, हो सकता है आपको सिलेक्शन ये मिले ही नहीं डिपार्टमेंट जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपको फॉर्म भरने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी योग्यता आपकी होनी चाहिए। और हाँ, इसमें क्या है, जो अभी बीटेक फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है या डिप्लोमा फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, बीटेक फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर या डिप्लोमा लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जिस दिन एग्जाम होगी उस एग्जाम डेट तक उनका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उनके पूरे सब्जेक्ट क्लियर हो जाने। ऐसा नहीं सर एग्जाम दिल्ली मेरा रिजल्ट आ गया था और इस यही तो बोला था, रिजल्ट के साथ साथ में सारे सब्जेक्ट पूरे 4 साल में या 3 साल में जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट, कोई बैक नहीं होना चाहिए ना। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये जो रहता है वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ओटीआर होगा, है ना, और ओटीआर में क्या होगा, वेबकैम से होगी, लाइव फोटो आपकी वहां पर जाएगी। ये फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ये लाइव फोटो वगैरह वाला ये सिस्टम किया है। तो ये आप ओटीआर जरा ध्यान से, क्योंकि ओटीआर क्या होगा, राजस्थान की आगे भी जब भी दूसरे साल या 3 साल में जब भी वैकेंसी आएगी दोबारा जेई की, तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगली बार क्या होगा, डॉक्यूमेंट सारे वहीं से फैच कर लेगा, अगली बार आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं करने पड़ेंगे अपलोड, है ना। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ओटीआर के बाद में एक आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं एसएसओ आईडी क्या होती है, जो राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए, उन वहां पर राजस्थान में एक एसएसओ आईडी बनती है ना। वो एसएसओ आईडी आप ऑनलाइन खुद भी बना सकते हैं आरएसएसएमबी की वेबसाइट पे, या आप किसी भी ई मित्र से रोजगार सेंटर से आप एसएसओ आईडी बनवा सकते हैं। एसएसओ आईडी में आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जहां जहां पर आपको आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क जहां दिख रहे हैं कि ये मैंडेटरी, वो आपको बहुत ज्यादा भरना जरूरी है।
स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। ठीक है, इसके लिए ये प्रोसेस अपनाई जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और नहीं हो तो ये 10वीं की मार्कशीट। और भाई साहब ये तो हर बंदे के पास में 10th क्लास तो सबने पास की है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे किसी के पास राजस्थान का जन आधार कार्ड नहीं है, आधार भी नहीं है ना, तो आप 10वीं की मार्कशीट से भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये डिजी लॉकर के माध्यम से ये आप उसमें जोड़ सकते हैं डिजी लॉकर में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, या ई मित्र वाले से करवाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर रहेगा। एसएसओ आईडी में ये सारे डिटेल्स आप भर देंगे। इसके लिए आपकी एक फीस लगेगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है सर, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है? 600 रुपए है। और जो राजस्थान के एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, है ना, एसबीसी है, एमबीसी है ना, ये जो है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास, या एमबीसी में पहले एसबीसी थी वो एमबीसी होगी, इसमें आते हैं गुर्जर, है ना, गुर्जर जो होते हैं वो भी राजस्थान के गुर्जर। तो राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, जो एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं, उनको फॉर्म फीस देनी पड़ेगी 400। राजस्थान से बाहर के जो अपने स्टेट में, चाहे वो एसटी में आते हो चाहे एससी में आते हो, वो सभी यहाँ पर किस में काउंट किए जाएंगे? जनरल में काउंट किए जाएंगे। उनकी फीस लगेगी 600 रुपए। उसके अलावा जितनी भी दिव्यांग है, समस्त दिव्यांग, वो चाहे राजस्थान के हो चाहे राजस्थान से बाहर के हो, जो दिव्यांग है ना, उनकी फीस केवल 400 रुपए है। इसमें उनको क्या मिल जाएगा? छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे जो राजस्थान के अलावा या बाहर के स्टेट के हैं, उनको चाहे वो ओबीसी को, एसटी को, उनको जनरल काउंट होगा। ठीक है, इनको जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो ये फीस का भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा फीस भरने का भी, फॉर्म फिलिंग। ये आपको पूरी वैकेंसी डिटेल दे रखी, रिजर्वेशन दे रखा है सर, बैकलॉग पिछली कितनी खाली थी वो, है ना, ये देख लो। इससे भी कोई खास आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तो वैकेंसी का फॉर्म भरना है और आपको क्या करना है? एग्जाम देनी है। तो आप बस डिपार्टमेंट सही चूज कर लेना। ठीक है, ये जो रहता है। विशेष सूचना, राजस्थान के एसटी एससी के लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो राजस्थान के एसटी एससी हैं, ओबीसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एमबीसी है, उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि राजस्थान के बाहर के जितने भी एसटी एससी ओबीसी उनको यहाँ जनरल में काउंट होता है ना, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपकी एज की कैलकुलेशन जो होगी वो यहाँ से जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, और 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 40 साल तक आपको फॉर्म भरने के लिए क्या है? योग्य है। अब इसमें भूतपूर्व सैनिक, स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन जो है, खिलाड़ी हैं, उनके लिए जो है कोटा कितना, ये सारा आप देख लीजिएगा। पेमेंट जो होगा आपका, पे लेवल आपका 10 है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए बीटेक होनी चाहिए, बीटेक पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से वो हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, है ना। उसके अलावा डिप्लोमा वाले जो है वो डिप्लोमा होने चाहिए। लास्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं ना, अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहे हैं बंदे, उनको क्या इसमें छूट है। इसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल में डिग्री होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। और मैकेनिकल और मैं डिग्री और डिप्लोमा, बीटेक और डिप्लोमा जिसके पास है वो डिग्री वाला डिग्री की वैकेंसी के लिए, डिप्लोमा वाला डिप्लोमा की वैकेंसी लेके फॉर्म भर सकता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों, तो आप दोनों वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो पोस्ट डिप्लोमा से उसका भी फॉर्म भरना आप अलाउ है, और जो पोस्ट आपकी बीटेक से भी है वो दोनों में आप भर सकते हैं ना, दोनों का चूंकि सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अंतिम वर्ष में बैठने वाला व्यक्ति भी इसमें, मतलब जो लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में है वो भी इसमें बैठ सकता है, बशर्ते एग्जाम की डेट से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो पास हो जाने चाहिए उसमें। ठीक है, ये बाकी एक्स्ट्रा योग्यताएं हैं। आपका हेल्दी होना जरूरी है, ये तो देख लीजिएगा, इसमें कोई खास महत्व नहीं। एज 1 जनवरी 2025 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए और 40 साल रहनी चाहिए। अब इसमें अपर एज की भी छूट है, तो वो अपर एज आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। एसटी एससी के लोगों को कितनी अपर एज छूट है, और मुझे नहीं लगता कि आज में 40 साल के बाद में कोई बंदा फॉर्म भरेगा, है ना, जी इनके लिए। और भरेगा तो उतने सालों से वो पढ़ाई छोड़ के बैठा है, तो उसका क्या होगा?
ठीक है। अब परीक्षा का आयोजन देख लीजिए, है ना, एग्जाम किस मोड में होगी, ठीक, एग्जाम मोड। अब अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको फॉर्म भरने के बाद में इसमें 7 डेज का क्या दिया जाएगा, एक फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है सर आपका 28 नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, और 17 दिसंबर 2024 को आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और ये डेट भी नहीं बढ़ाता ये डिपार्टमेंट का, अगर आप इस भरोसे में रहे हैं सर वो डेट बढ़ा देता, ये डेट नहीं बढ़ाता, तो इसलिए आप इससे लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म भर ले। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित सीबीटी मतलब ऑनलाइन, कंप्यूटर पे टैबलेट पे होगा या ओएमआर पे भी हो सकता है, ज्यादा चांस इसमें ऑनलाइन के हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो टैबलेट बेस्ड जो टेस्ट करवाया था उसका एक ट्रायल हुआ था, वो सक्सेसफुल हो गया है, और उसमें आईआईटी के स्टूडेंट्स को बुला करके हैकिंग करवाई थी, वो हैक नहीं कर पाए थे। और इसमें ये बताया था इस बोर्ड के अध्यक्ष ने, सर जहां बच्चों की संख्या 1 से 1.5 लाख होगी, तो 1 से 1.5 लाख बच्चों का ये एग्जाम कैसे करवाएंगे, ऑनलाइन। और आपको पता है सर जेईई की भर्ती में 60-70 हजार फॉर्म भरे जाते हैं, इतने भरे जाते हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए तो उससे भी कम भरे जाते हैं, तो ये एग्जाम आपके ज्यादा चांस ऑनलाइन के हैं अगर इन्होंने करवाए तो। हालांकि इन्होंने फरवरी 2025 में ये जब एग्जाम करवा रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम ऑनलाइन करवाएंगे, है ना। तो आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम के चांस ज्यादा है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। हाँ, आगे आने वाली जो भर्ती होगी वो डेफिनेटली आपकी ऑनलाइन होगी, है ना, ये जो होगी। इसमें एक और दे रखा है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री कृषि, है ना, इसकी परीक्षा अलग होगी, है ना, उसकी एग्जाम अलग से होगी, लास्ट में होगी, बाद में होगी, लगभग ये 4-5 महीने के बाद होगी। आप ये मान के चलिए सर वो लगभग मई 2025 के आसपास होगी वो एग्जाम्स जो है, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू है, अलग अलग पारियों में अलग अलग डेट में आपका क्या होगा, एग्जाम्स होगा। एग्जाम डेट का वैसे कैलेंडर रिलीज कर दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा कैलेंडर क्या है। आवेदन भरने का तरीका, फोटो में आपको ये साइज वाइज का भी ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखनी है क्या नहीं रखनी है। अब आप सिलेबस देख लीजिए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है ना वो आपका 2 पार्ट में है सर, आपका एक पार्ट ए है और एक दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए आपका 40 नंबर का, इसमें पूरा पूरा आपका क्या है, राजस्थान जीके है। और पार्ट बी में आपका जो डिग्री डिप्लोमा से संबंधित जो भी आपकी ब्रांच है उसके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। 120 नंबर का आपका पेपर है ना, 120 मार्क का है, 2 घंटे 120 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगी। और नेगेटिव मार्किंग भी है सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.33 मतलब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अगर आप गलत करते हो। और इसमें एक चीज और है, एक नया जो है इसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे, 5 ऑप्शन वाले पे अलग से वीडियो में। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो एक 5वां ऑप्शन आता है ई ऑप्शन, या 5th नंबर पे ऑप्शन ई नाम से आएगा, या आपका 5 नंबर से आएगा ऐसे, और वहां पर लिखा रहेगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अनुत्तरित प्रश्न हिंदी में, है ना, अनुत्तरित प्रश्न। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आपको उसको खाली नहीं छोड़ना, आपको उसका जो 5वां ऑप्शन है ना ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, उसको अगर ओ मार से कर रहे हो तो ओ मार से वो आपको 5 ऑप्शन काला करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा वो गोला। और अगर ऑनलाइन हो तो आपको 5 ऑप्शन पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर ये आपने छोड़ दिए, है ना, और 10 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए, नंबर ऑफ 10 एमसीक्यू आपने छोड़ दी, तो आपकी कॉपी जांचनी होगी। और हर एक क्वेश्चन छोड़ने पर आपका 1/3 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग घटेगा, एक डबल नुकसान हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और अगर आपने उसका 5वां ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपका क्या होगा, 1/3 नंबर कट जाएगा। दूसरा, अगर आपने 10 क्वेश्चनों में ऐसा कर दिया, टोटल 120 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन छोड़ दिए जिनका आपने जवाब नहीं आता था, आपने उनको छोड़ दिया, 5वां ऑप्शन काला नहीं किया, तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस कॉमन है डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए। इसमें आपका राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, और राजस्थान का करंट अफेयर्स है, तो राजस्थान का जीके 40 नंबर का, और 80 नंबर का आपका क्या हो गया, टेक्निकल हो गया। टेक्निकल का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ दे रखा है। देखो मिनिमम 40 नंबर तो लाने पड़ेंगे, 120 में से 40% है ना, 40 उत्तीर्णांक निर्धारित, 40%, मतलब 50 नंबर तो होने चाहिए। तो 50 नंबर से नीचे तो किसी के आएंगे तो वो तो वैसे ही उसका कट ऑफ में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसका तो कोई चांस ही नहीं है। अब आपका जो कट ऑफ है, और 1/3 नंबर आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये सिलेबस पूरा डिटेल में दे रखा है आपका, राजस्थान जीके भी पूरा टॉपिक टू टॉपिक दे रखा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चर्चा करूंगा।
और सिलेबस की रणनीति आपको क्या पढ़ना है। जैसे सिविल डिग्री का पूरी सब्जेक्ट दे रखे हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, है ना। ये दे रखा है आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दे रखा है, सर्वे लेवलिंग वगैरह, इरिगेशन वाटर रिसोर्स दे रखा है, स्ट्रक्चरल स्टील दे रखा है, सॉइल मैकेनिक्स दे रखा है, इसके बाद में आरसीसी दे रखा है, स्टील स्ट्रक्चर दे रखा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, है ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे ब्रिज वगैरह, है ना। ये 13 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये सिविल डिप्लोमा का सिलेबस है। सिविल डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा सा छोटा सा है, 5-6 सब्जेक्ट है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, सर्वे, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ मटेरियल। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, आरसीसी, इरिगेशन वाटर रिसोर्स, सॉइल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है आपका, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ना, कई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 6 से 7 टॉपिक इसके अंतर्गत हैं। तो ये आपका सिलेबस है, हर एक का दे रखा है, डिप्लोमा, बीटेक वालों का, एग्रीकल्चर वालों का, सबका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सिलेबस को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक टू टॉपिक दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको मेरी जानकारी पसंद आएगी। अब मैं आपको इसका एक अगला वीडियो लेके आऊंगा, जहां पूरा आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियों से आपको बचना है, क्या जरूरी है, और एक वीडियो में लेके आऊंगा इसके पूरे सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सर इसका एग्जाम डेट जो ना, एग्जाम कैलेंडर डाल दिया है डिपार्टमेंट ने, और एग्जाम कैलेंडर में इसकी एग्जाम जो डेट दे रखी है, वो एग्जाम डेट दे रखी है फरवरी, 6 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है, फरवरी 2025 से। तो आपके पास 2 मंथ का टाइम बच रहा है। अब 2 मंथ्स में आप लोगों की जो तैयारी की जो रणनीति होगी वो क्या होगी, क्या आपको अब कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, या आपको कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, या आपको ये पढ़ना चाहिए, या इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी है क्या सर, इसका दूसरा क्या अल्टरनेट है। और सबसे ज्यादा जो इसमें मार्क खाएंगे बच्चे, जिसकी वजह से इनका नुकसान होगा, वो होगा राजस्थान जीके। तो सर राजस्थान जीके में इनका क्या होगा, नुकसान होगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान जीके में इस नुकसान से बचने के लिए कहां से पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं सर हम तो बीटेक से हैं, हमारे हिंदी मीडियम में राजस्थान जी के समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश मीडियम में राजस्थान जी के आप कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ आपको किताबें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे ना, क्या टेस्ट सीरीज होगी, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, इसकी मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको ये बेहतरीन जानकारी आपके काम के साबित होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम इस पर एक आपकी जो है वो रेगुलर एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले इस चैनल पर। रेगुलर है ना, 2 से 3 घंटे जितना हम करवा पाए क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए, एक तरीके से लाइव टेस्ट सीरीज या लाइव एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो आपकी पूरी यूट्यूब पर होगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जो भी टेस्ट हम करवाएं अलग अलग टाइम में, सुबह दोपहर शाम लाइव टेस्ट जो हम करवाएं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और भी मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड या अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपको कुछ बेहतरीन जो जानकारी आपके काम की रहे, उसका वीडियो लेके आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसलिए हमने एक चैनल ही इसके नाम से अलग से बना, हमने इंजीनियर्स साला, है ना। ये टेक्निकल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक चैनल ही अलग से बना दिया टेक्निकल एग्जाम्स का, जेईएन के एग्जाम्स का, इंजीनियर साला। उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जेईएन के एग्जाम्स रिलेटेड ही कंटेंट उस पर डाला जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।